जातिगत खेल चल रहा है और सब वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति है। मैं बलात्कारी वो कहाँ थे वो लोग यूजीसी के लिए यूजीसी के लिए सड़क पर आ गए। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो नौजवान की पीढ़ी है ये एक तरह से इसको शुगर की बीमारी इसको लग गई है। मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी जी के पास। हम इनसे जानने आए कि यूसीजी में जिस तरह से स्टे लगा कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर यूसीजी का जो पहले का जो था यूसीजी, उसमें क्या नियम थे और अब जो यूसीजी हुई थी उसमें क्या नियम थे जिसकी वजह से सवर्ण समाज इतना बवाल कर रहा था। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम जानना चाहेंगे कि यूजीसी के जो बदलाव हुआ है वो पहले क्या थे यूसीजी और अब क्या है। देखिए, पहले जो यूसीजी के नियम थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, वो नियम उतने प्रभावशाली नहीं थे और उसके वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो भी एससी एसटी के स्टूडेंट के साथ प्रताड़ना की गई, डिस्क्रिमिनेशन किया गया और जातिगत भेदभाव किया गया, तो उसकी जो शिकायत होती थी वो शिकायत ज़्यादातर ठंडे बस्ते में फेंक दी जाती थी। तो वो उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो कार्रवाई न होने के वजह से जो शिकायत करता था, जो एससी एसटी कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और निराशा की स्थिति में चले जाते थे। उसका नतीजा ये होता था कि वो स्टूडेंट्स, छात्र जो है आत्महत्या की तरफ जाते थे, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते थे। उसमें कोई इस तरह की अलग से कमेटी नहीं बनी थी, समिति, कोई समता कमेटी नहीं बनी थी उसमें, और उसमें कोई टाइम बाउंड, कोई इस तरह का प्राविधान नहीं था कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत का डिस्पोजल कितने समय के भीतर किया जाए और उसकी अपील का क्या प्रावधान है, कैसे हो। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस समय आत्महत्या हुई, एक छात्र ने आत्महत्या किया जो बहुत ही चर्चित केस था, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी को ये डायरेक्शन दिया कि भाई वो इस पर देखें और इसको और इफेक्टिव इसको बनाए, दिशा निर्देश को देखें। तो उस पर यूजीसी ने अपनी एक कमेटी बनाया और उस कमेटी को बनाने के बाद उन्होंने 13 जनवरी 2026 को ये गाइडलाइन उन्होंने जारी किया। इस गाइडलाइन में ये खास तौर से कहा कि एक समता कमेटी बनेगी। वो कमेटी 60 दिन के अंदर अगर कोई शिकायत होगी तो विद इन 60 डेज उसका डिस्पोजल कर देगी, जो पहले नहीं था। उसके बाद अपील का प्रोविजन किया गया कि अगर कोई ये सोचता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो वो अपील करेगी, 90 दिन के अंदर वो अपील कर सकती है। तो बाकायदा कंप्लेंट करने का एक अलग फोरम बनाया गया, उसको सुनने का, उस कंप्लेंट का क्षेत्राधिकार अलग से एक कमेटी को दिया गया, उसके अपील को प्रोविजन दिया गया और इसमें ओबीसी को शामिल किया गया। तो ओबीसी के शामिल होते ही तो एससी का जो था मामला वो तो था ही, जैसे स्पेशल एक्ट है एससी एसटी एक्ट, उस पर भी काफ़ी लोगों का अपना अपना व्यू है। तो उसी तरह जैसे ही इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को शामिल किया गया, तो जिस तरह मंडल आयोग के समय जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, तो बड़े पैमाने पर हमने देखा कि देश में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। कई लोगों ने जो है अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लिया। तो इसी तरह यह जो यूजीसी की गाइडलाइन 13 जनवरी 2026 को आई और इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया और एक कमेटी बना दी गई, तो इसके अगेंस्ट में बड़े पैमाने पर जो छात्र हैं वो छात्र सड़क पे आ गए, आंदोलन पे आ गए। सवर्ण समाज को लगा कि इस एक्ट के बनने से उनका एक तरह से हनन होगा ओबीसी की तरफ से या एसटी की तरफ से। अगर उसने केस दर्ज करा दिया कि सवर्ण समाज का छात्र हमारे साथ अभद्र कार्य
कर रहा है या टिप्पणी कर रहा है तो उसे 10 साल की सजा और प्लस कुछ जुर्माना, उनकी सुनवाई भी नहीं होगी। क्या ये सत्य है इस एक्ट नहीं में? नहीं ऐसा नहीं है। वो कमेटी को कोई पुनिटिव पावर नहीं है कि वो 10 साल की सजा हो जाए। वो सब जो है कोर्ट को पावर है। स्पेशल जज SC ST एक्ट है, वो स्पेशल जज SC ST एक्ट है, उसको पावर है। और कोर्ट को, जुडिशरी को पावर है। ऐसा नहीं पावर है कि वो सजा सदे। वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो कमेटी है वो सिफारिश कर सकती है। वो जैसे सिफारिश कर सकती है कि इनके खिलाफ केस दर्ज हो, वो सिफारिश कर सकती है कि इनको कॉलेज में बार्ड कर दिया जाए, इनको कॉलेज में एंट्री बार्ड कर दिया जाए। वो जो भी है वो सिफारिश क्या कर सकती है। क्या जो इतना आंदोलन हुआ सवर्ण समाज की तरफ से, क्या ये भ्रमित करने वाला था? जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये सीधे OBC ST के छात्र हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे या केस करेंगे तो डायरेक्ट हमें सजा हो जाएगी, उसी का विरोध कर रहे थे। नहीं, ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये भ्रमित करने वाला आंदोलन नहीं है। ये भ्रमित करने वाला आंदोलन नहीं है। ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं, इस कैंपस को जिस तरह से गांव का जो माहौल है होता है, जहां जातिगत लोगों का अलग अलग घेटो होता है, उनका अलग है कि दलित इधर हैं और ये इधर रहते हैं, वो उधर रहते हैं, वो इधर रहते हैं। तो वो जो घेटो है गांव में, जो माहौल है, वो माहौल वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाने का प्रयास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि इसका मकसद उनका ये है कि जो जातिगत टकराव पैदा कर दिया जाए। बात की जाए जातिगत टकराव की, तो क्या इस समय ये एक्ट लाने की ज़रूरत थी सरकार को? क्योंकि सरकार भी इसके घेरे में आ गई। सवर्ण समाज बहुत ही ज़्यादा निंदा करने लगा सरकार की, क्योंकि सरकार जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो कहते हैं हमसे बनी है सरकार। तो क्या इसकी वजह से सरकार को घेरा गया? सरकार सबके वोट से बनी है। सरकार जो है OBC के भी वोट से बनी है, दलित से भी बनी है, माइनॉरिटी से भी बनी है, अपर कास्ट लोअर सबसे बनी हुई है सरकार। तो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, देखिए हम तो कहते हैं कि इस देश के नागरिक सब बराबर हैं, इक्वल है। तो हमारे देश के नागरिक को इस तरह से खाना खाना में जातिगत बांटना हमारे अपने नज़रिए से तो उचित नहीं है। मगर आपने एक सवाल किया कि क्या इस वक्त ये लाना उचित था। बहुत ही जेन्युइन सवाल आपने जो है द्विवेदी जी आपने किया है। बिल्कुल यह समय इस UGC नियमावली जो आई है 2026, यह समय बिल्कुल उचित नहीं था। ये जानबूझकर एक राजनैतिक साजिश के तहत वोटों के ध्रुवीकरण के लिए और वोटर्स को गुमराह करने के लिए, जातिगत विद्वेष पैदा करने की गरज से जानबूझकर ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये नियमावली लाई गई है 13 जनवरी 2026 को। ये इसलिए लाई गई है कि चुनाव 2027 को है। आपने प्रश्न पूछा, और 2027 में चुनाव है, वो भी स्टार्टिंग में है। मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। तो ये आंदोलन प्रदर्शन होगा और जातियां एक दूसरे से टकराएंगी और उसके बाद नोटिफिकेशन इलेक्शन का हो जाएगा और ये टकराव नंबर्स गेम में बदलेगा और नंबर्स गेम में वो, अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 35% जो सवर्ण है और 75% ST OBC, तो क्या वो उनकी वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था? एक खेल है ये, एक खेल है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जाए, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर किया जाए। ये खेल है और इस खेल का ये खेल खेला जा रहा है राजनीति का। तो ये एक खेल के अलावा, राजनीतिक खेल के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ छात्र पढ़ाई करने जाते हैं यूनिवर्सिटी, बिना भेदभाव के साथ में बैठना उठना, उन्हें जाति में बांट देना, ये कहाँ का नियम है? बिल्कुल गलत है।
मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस को धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर रखना चाहिए। वहाँ से एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ रहते हैं। वहाँ पे वहीं से जो है देश की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं आती हैं। वहाँ जो लड़के चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, वो बाद में एमएलए और एमपी बनते हैं। तो एक एक जातिगत माइंड सेट का अगर आदमी है तो वो इस देश के अंदर वो नेता जब बनेगा, राजनीति करेगा, तो वो क्या उसकी संकुचित माइंड रहेगा। अब कहा जाए तो अब तो एक तरह से कहा जाए तो मन में उनके तो ये भेदभाव आ ही गया ना, क्योंकि सवर्ण समाज के लिए अगर ये स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट से तो उनके लिए खुशी की बात हुई, लेकिन जहां वहीं ओबीसी और एसटी वाले हैं उनके लिए ये दुख भरा हो गया कि भाई इस पे स्टे क्यों लग गया। तो मतभेद यूनिवर्सिटी के अंदर तो आ ही गया। देखिए, ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा माहौल क्रिएट क्यों किया गया। ये कोई जीत, न किसी की जीत है न किसी की हार है, बल्कि हम तो कहते हैं कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की हार है कि लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आप कहिए कि भाई ये देश के नागरिक नहीं है, और अगर आप उनको देश का नागरिक मानते हैं तो आप जो है सभी नागरिकों का सम्मान करें। किसने आपको अधिकार दे दिया कि देश के नागरिकों का आप अपमान करें? तो ये न हार है न जीत है, ये एक राजनीतिक कुचक्र है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ स्टे किया है, इस यूजीसी के नियमावली को अभी निरस्त नहीं किया है, ये सिर्फ स्टे किया है। और ओबीसी या दलित के लिए खुशी की कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या अभी मनभेद हुआ है? ये जो जातिगत मनभेद है, क्या बस 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी ने ये नियम लागू कर दिया तो क्या तभी से मनभेद हो गया है? इसके पहले जो जातियों में मनभेद था या है वो क्या पहले से नहीं है? जो गलत चीज थी, जो मनभेद था और जो मनभेद है, जहर को और जहरीला बना दिया गया है, माने ज्यादा उसको तेजाबी बना दिया गया है। इसका जिम्मेदार राजनीति है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही भाषण दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, और फिर ऐसे में यूसीजी ला देना, सवर्ण समाज को अलग कर देना, ओबीसी अलग कर देना, तो ये कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति एक जादूगरी का खेल है, और जो जादूगर होते हैं ये वो जादूगर होते हैं जो एक साथ कई बॉल को हवा में उछालते हैं और कोई बॉल को गिरने नहीं देते। तो ये जो राजनीति है, ये कभी दलितों का बॉल उछाला जाता है, फिर ओबीसी का उछाला जाता है, फिर अपर कास्ट का उछाला जाता है, फिर मुसलमानों का उछाला जाता है, बैतेई का उछाला जाता है, कुकी का उछाला जाता है, दक्षिण बनाम उत्तर, उत्तर बनाम दक्षिण किया जाता है, ब्राह्मण वर्सेज अदर्स किया जाता है, ठाकुर वर्सेज अदर्स किया जाता है, ओबीसी वर्सेज दलित किया जाता है। तो राजनीति एक जादू का खेल है। तो ये कई बॉल उछाला जाता है और उसमें से जो पारंगत राजनीतिक होते हैं वो किसी बॉल को गिरने नहीं देते जमीन पर। अगर वो गिरी तो वो पारंगत जादूगर नहीं है। तो ये जो खेल हो रहा है इस देश के अंदर, धर्म का, जाति का, ओबीसी का, दलित का, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, धर्म का, ये सब उसी जादूगरी का एक खेल है। वो सब बॉल उछाल रहे हैं, उनका मकसद एक है कि आपसे ताली बजवाना कि हम बड़े जादूगर हैं। अंग्रेजों के ज़माने में धर्म से धर्म को लड़ाया गया, और इधर इस देख रहे हैं हम लोग देश में जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है। हम सभ्यता से और सभ्यता की तरफ बढ़े, मगर फिर हम असभ्यता से और नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो हमारी राजनीति बद से बदतर होती जा रही है। तो इस समय बड़ा घृणित स्वरूप राजनीति का है। अंग्रेज़ों ने इस देश को तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, और अब हिंदू मुसलमान को लड़ाते लड़ाते अब राजनीति इस नीचे स्तर पर आ गई
कि वो सवर्णों को ओबीसी से लड़ा रही है, ओबीसी को दलितों से लड़ा रही है, दलितों को सवर्णों से लड़ा रही है, एक जाति को दूसरी जाति से उपजाति से लड़ा रही है, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ा रही है। तो आप ये देखें कि ये सब जातिगत खेल चल रहा है और सब वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो इस अंधी धार्मिक और अंधी जातिगत राजनीति के ऊपर उठें और 1,45 करोड़ लोग एक अपना कॉमन सेंस डेवलप करें कि वो इस देश को कैसे मजबूत करें, इस देश के आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करें, गरीबी कैसे इस देश की दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, और जो इस देश की जनता को ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, जो जीने का जो अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, और हमें जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं जीने के लिए, वो हमें कैसे मिले। पानी, अब आप देखें इंदौर में गंदा पानी सीवर का पी के इतने लोग मर गए। क्या कोई सड़क पर आया? बनारस के सड़क पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल के सड़क पर वो नौजवान कहां थे जब सीवर का गंदा पानी से इंदौर के इतने लोग मर गए? वो नौजवान, इस देश के युवा कहां थे जब गोरखपुर के अस्पताल के अंदर इतने बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए? वो नौजवान कहां थे इस देश के जो पीएचडी, एलएलएम और एमए और पोस्ट ग्रेजुएट हैं? वो जवान इस देश के कहां थे जब बलात्कारी जेल से छूटा और उसको माला पहनाया जा रहा था और ताली बजा रहे थे लोग? वो बलात्कारी वो कहां थे वो लोग? यूजीसी के लिए यूजीसी के लिए सड़क पर आ गए। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो नौजवान की पीढ़ी है, ये एक तरह से इसको शुगर की बीमारी इसको लग गई है। क्या अपील करना चाहते हैं? खोखली हो गई है। मैं अपील इस देश के नौजवानों से कहता हूं कि ये धर्म और जाति और बिरादरी और क्षेत्र इस सबसे ऊपर उठें और इस देश को एक साथ 1,45 करोड़ लोग मिलकर इस देश के नौजवान एक साथ खड़े होकर इस देश को गरीबी मिटाएं, बेरोजगारी मिटाएं, स्वास्थ्य पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, सोना चांदी इतना महंगा है इस पे बात करें, माँ बहनों की इज्जत पे बात करें। तो हमारे साथ तनवीर अहमद सिद्दीकी जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नौजवान आपस में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से देश का विकास नहीं हो रहा। ये सभी नौजवान यूसीजी में इकट्ठा ना होने की वजह देश की एकता, अखंडता को बढ़ाने के लिए एकत्रित होंगे तो हमारा देश काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।